नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बिहार चुनाव सामने है। आज देश में जो कुछ भी हो रहा है उसको बिहार से जोड़ के देखा जाता है। केंद्र सरकार, कोई राजनीतिक दल जहां जो करे उसके बारे में लगता है ये बिहार चुनाव को ध्यान में रख के किया गया है। टिकटें बंटना शुरू हो गई हैं। कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी आरजेडी ये कुछ और लोगों के साथ मिलकर एक महागठबंधन बनाकर ये वहाँ पे चुनाव लड़ रही है। नीतीश बीजेपी के साथ में है और भी कुछ पार्टियां उनके साथ हैं। ऐसे में दो नए वहाँ पर दाखिले हैं। एक तो ओवैसी जो कि मुस्लिम राजनीति करने वाले देश के एक सबसे बड़े नेता हैं, जो कि लगातार मुस्लिम राजनीति करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद बेस्ड हैं। उनकी पार्टी बड़ी छोटी सी है, सीमित है, लेकिन वो हर जगह विपक्ष की जहाँ गैर भाजपाई खीर बनते रहती है वहाँ उसमें 2 चम्मच अपना फिनाइल डालने के लिए ओवैसी पहुँच जाते हैं। मैंने ट्विटर पर उनको एक बार लिख दिया था कुछ कि जहाँ कहीं चुनाव होने वाला रहता है आप जाके अपना शामियाना वहाँ लगा लेते हैं ऐसा। तो उन्होंने मुझको ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है ओवैसी ने, तो मैं उनको देख भी नहीं सकता कि वो वहाँ क्या लिखते हैं, न मैं कोई सवाल उनसे पूछ सकता। बिहार में एक और बड़ा दाखिला हुआ है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर पेशेवर आदमी रहे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने राजनीतिक दलों की रणनीतियाँ बनाई। कोई भी विचारधारा रहे, कुछ भी रहे, जैसे वकील रहते हैं ना, वो तस्कर को भी बचा लेते हैं, बलात्कारी को भी बचा लेते हैं, कारखानेदार का भी मुकदमा लड़ लेते हैं, राजनीतिक दल का भी मुकदमा लड़ लेते हैं। ऐसे प्रशांत किशोर हैं। बिहार में वो जिस अंदाज में मुकदमा लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके बारे में लिख रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। ऐसा मैं नहीं जानता है कि नहीं, मैं थोड़ा कम जानता हूँ बिहार की राजनीति को, लेकिन एक खबर ऐसी आई है कि बिहार को मैं अनदेखा नहीं कर सकता। राजनीति मेरी दिलचस्पी का आखिरी विषय रहता है कैमरे के सामने बोलने का। हालांकि कैमरे पे सबसे, स्क्रीन पर सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट राजनीति रहता है, जिसको मैं सबसे कम बोलता हूँ। लेकिन एक घटना ऐसी हुई है कल की जिसके बारे में बोलना जरूरी है। रेलवे की एक एजेंसी है IRCTC। आपको ध्यान होगा हम ट्रेन की बुकिंग कराते हैं तो भी शायद इसी के मार्फत जाना पड़ता है। ट्रेन में खान पान यही एजेंसी रेलवे की है, यही इंतजाम करती है, यही रेलवे के होटल चलाती है। अतिथि सत्कार वगैरह का कुछ है इससे लेना देना। तो ये एजेंसी जो है, लालू यादव 2004 से 2009 के बीच यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। उस वक्त इस एजेंसी ने 2 बड़े होटल देश के, उनको पहले तो उन होटलों को इस एजेंसी को दिया गया, फिर इस एजेंसी ने उनको रख रखाव और चलाने के लिए एक टेंडर निकाल दिया। उस टेंडर में पटना के कोई कारोबारी हैं कोचर, पता नहीं क्या होते हैं कोचर, मुझको उतना नहीं मालूम है, आपको ज़्यादा पता होगा। तो उन्होंने टेंडर भरा और टेंडर की शर्तें कुछ ऐसी कर दी गई, डेट कुछ ऐसी कर दी गई कि उन्हीं को टेंडर मिले। बाद में कोचर लोगों का राजधानी पटना में कोई बड़ी कारोबारी ज़मीन थी कई करोड़ों रुपए की, उसको लालू यादव के परिवार से जुड़ी हुई एक किसी कंपनी को उस ज़मीन को मिट्टी के मोल दिलवाया गया। तो ठेके के बदले ज़मीन, इस तरह का ये मामला है। सीबीआई इसकी जांच करते आ रही थी लंबे समय से। जांच करते करते अभी सीबीआई ने कल दिल्ली में जो सीबीआई का विशेष कोर्ट है वहाँ पर जो चार्जशीट फाइल की है उसमें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनका बेटा तेजस्वी यादव जो कि उनकी पार्टी का मुखिया है अभी बिहार के चुनाव में, और मुख्यमंत्री पद का, उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी है। वहाँ गठबंधन की सरकार बनती है तो शायद वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार रहेगा। और 11 दूसरे लोग हैं
जिसमें कारोबारी हैं बहुत सारे लोग, विजय कोचर, विनय कोचर, आप पता लगाइएगा कौन लोग हैं ये लोग, मैं नहीं जानता हूँ इनको। तो इन सब ने मिलकर ये साजिश रची और टेंडर के बदले ज़मीन, ऐसा मोटे तौर पर है ये। लालू यादव इसके पहले भी चारा घोटाले में सज़ा काट रहे हैं, अभी कुछ जमानत या पैरोल पे बाहर हैं। लोग आते जाते रहते हैं, लालू यादव से ज़्यादा तो वो राम रहीम जो हैं वो आते जाते रहते हैं। अब आसाराम का भी आवागमन शुरू हो गया है। भाप इंजन रहता था ना, भाप इंजन का पिस्टन रहता था, अगर आपने बगल में खड़े रह के देखा हो तो बड़ी आवाज़ के साथ और भाप के साथ और धुएं के साथ वो पिस्टन ऐसे भीतर जाता था, फिर ऐसे निकलता था बाहर। इसी से इंजन और उसके पीछे की बंधी हुई पूरी ट्रेन आगे बढ़ती थी या पीछे जाती थी। मेरा बचपन पटरी के किनारे गुजरा है, बहुत बचपन से लेके किशोरावस्था तक मैं रेलवे पटरी के किनारे रहा हूँ और स्टेशन के भी एकदम करीब। तो हम लोग ये शंटिंग देखते थे। तो जैसा भाप वाले इंजन में पिस्टन भीतर जाता था, फिर बाहर आता था, फिर भीतर जाता था, बड़ा दिलचस्प लगता था देखना। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, मैंने तो पूरा बचपन उसको देखते हुए गुजारा है। कुछ वैसा ही इन दिनों बड़े लोगों का रहता है, जेल के भीतर, फिर पैरोल पे बाहर, फिर जेल के भीतर। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे ने आशीष मिश्रा ने किसानों को कुचल के मारा था, मामला चल रहा है उसी में, जेल में, उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली मनाने घर जाने की छुट्टी दी है। दिवाली मनाने घर जाने की छुट्टी दी है। आज का मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। कई मुस्लिम नौजवान 5-5 साल से बंद हैं, 5-5 साल से। उनके ऊपर किसी हत्या का कोई वो नहीं है, दंगा वंगा का, सांप्रदायिकता फैलाने का कुछ उनके ऊपर है, हत्या का एक भी मामला नहीं है उनके ऊपर। 5 ईद निकल गई है, 5, 6, 7, 5 ईद, 5 बकरीद, दिवाली सब निकल गई है, उनको जमानत नहीं मिली है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, यूपी में चुनाव होने जा रहा था। तो भूपेश ने 50-50 लाख रुपया यूपी के उन कुचले गए भाजपा के मंत्री के बेटे का कुचला हुआ था वो माहौल। तो 3 या 4 किसानों को 50-50 लाख रुपया छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने से दिया था। याद है आपको कि नहीं है याद? खैर, तो वो यूपी चुनाव का माहौल था। अभी बिहार चुनाव का माहौल है, इसमें भी अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर बनाकर पार्टी ने बिहार भेजा है। कुछ ऐसा वो मीटिंग वगैरह भी लेते रहते हैं बिहार जाकर। उसी बिहार में लालू यादव की पार्टी सबसे बड़ी है, कांग्रेस के साथ मिलकर विपक्ष में वो लड़ रही है चुनाव। सत्तारूढ़ पार्टियां और बड़ी हैं। नीतीश, आपको ध्यान अगर न हो, भूल गए हो तो याद दिला दूं, नीतीश अभी इन दिनों भाजपा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री हैं। अलग अलग समय पे उनका अलग अलग रहता है, मुख्यमंत्री रहते हैं, साथ किसका है वो चलता है अलग अलग। अभी फिलहाल ऐसे लग रहा है कि ये चुनाव होने तक वो भाजपा के साथ मुख्यमंत्री हैं। चुनाव हो जाएगा, उसके बाद किस पार्टी की कितनी सीटें आएगी, फिर नीतीश तय करेंगे कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं। कुछ बिहार की राजनीति की तासीर ऐसी है। मैं हालांकि बोलना किसी और पे चाह रहा था, लेकिन अब राजनीति की बात आ गई। आपको ध्यान है, एक रामविलास पासवान हुआ करते थे, उनके बेटे चिराग पासवान अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं और सत्तारूढ़ गठबंधन में हैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। एनडीए में मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान। तो रामविलास पासवान जो थे, चिराग के पिता, उनको लोग कहते थे कि ये हवा का रुख बताने वाला पजामा है। ये ऐसे पजामा टाइप का एक कपड़ा रहता है, आपने देखा होगा एयरपोर्ट वगैरह पे, उसको टांग के रखते हैं हवा में, उसमें
कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगती, बिजली नहीं लगती, बैटरी नहीं लगती, मशीन नहीं लगती, केवल कपड़े का पजामा जैसा रहता है, खुले में टांग देते हैं तो वो उड़ते हुए बताता है हवा किधर चल रही है। अगर सारे एपरेटस ख़त्म हो जाएं तो भी वो बताता है हवा का रुख किधर है। तो रामविलास पासवान जो हैं वैसे ही थे, मौसम बताने वाले, मौसम का, हवा का रुख बताने वाले पजामा थे वो। तो किसी भी तरफ हो जाते थे, यानी सरकार कोई भी रहे पासवान मंत्री रहेंगे, ये साफ रहता था। खैर वो अलग बात रही। तो लालू यादव और उनके परिवार, 3 ही लोग परिवार में बचे हैं। छोटा बेटा जो है वो तो, छोटा या बड़ा जो भी है वो बाहर हो गया है परिवार की राजनीति से। तो इन पर साजिश, भ्रष्टाचार, इन सब का मुकदमा अभी चार्जशीट फाइल हो गई है। अब हो सकता है कि ये चुनाव के पहले ही कार्रवाई होने लगे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए हो रहा है। अभी हाल का तो मामला है, 2004 से 9 के बीच का मामला है ये। अभी 15-20 साल पहले का तो मामला है ये। तो ऐसा कोई चुनाव को देखते हुए किया गया हो ऐसा नहीं। अभी 15-20 साल पहले ही तो ये भ्रष्टाचार हुआ बताया जा रहा है। तो करोड़ों की ज़मीन ठेका देने के एवज में करोड़ों की ज़मीन गलत तरीके से ठेका दिया गया। लालू यादव अपनी स्थिति का, ताकत का दुरुपयोग किया। पूरी साजिश के बारे में वो जानते थे, ऐसा सीबीआई ने कल कोर्ट में कहा है। थोड़ा भयानक नौबत है ये। लालू यादव अभी चारा घोटाले में जमानत पे छूटे हुए हैं, सजा काट रहे हैं, सजा याफ्ता हैं। वो देश के सबसे बड़े बड़े वकील रख सकते थे, रखे हुए हैं, लेकिन बच नहीं पाए वो चारा घोटाले में सजा से। जेल में रह के अभी बाहर निकले हैं, अब बेटे को राजनीति करने दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं, आपको ध्यान होगा जब रथ यात्रा वगैरह निकल रही थी बाबरी मस्जिद गिराए जाने के पहले, तो इन्हीं लालू यादव ने रथ को रोक दिया था। याद है आपको? लालू यादव ने ही रथ को रोक दिया था। बगल के उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह जो हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरवा दिया। देखते रहे, मुख्यमंत्री रह के देखते रहे, जबकि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को वायदा करके आए थे कि कानून व्यवस्था बनी रहेगी। और नरसिम्हा राव भोले थे, मासूम बच्चे थे, तो उन्होंने मान लिया था कि कल्याण सिंह जो कह रहे हैं वैसा ही होगा। जब मस्जिद गिर रही थी तो नरसिम्हा राव सो भी गए, नींद भी आ गई उनको। देश के प्रधानमंत्री को देश की एक सबसे बड़ी घटना होने के दौरान नींद भी आ गई थी। अर्जुन सिंह फोन लगाते रहे, नहीं उठे थे, लेकिन अपन उसकी बात फिर करेंगे। तो लालू यादव सांप्रदायिकता के खिलाफ ऐसे बड़े थे, धर्मांधता, सांप्रदायिकता, उसके खिलाफ बड़े योद्धा थे। शायद बिहार में घुसते ही उसको रोक दिया गया था, रथ को। याद है ना आपको? अडवाणी जी थे उस रथ पे, और अगर मुझको ठीक याद है तो फोटो में नरेंद्र मोदी भी दिखते थे उस रथ में, उस रथ के ऊपर। तो ऐसे लालू यादव, मैं सोचता हूँ कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ना, आरएसएस बीजेपी के खिलाफ भूपेश बघेल भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते हुए लगातार बोलते थे। अब भूपेश बघेल के बेटे सहित उनके सीएम सेक्रेटेरिएट के समय के अफसर, उनके सबसे करीबी अफसर जो कि 5 साल इस सरकार को और प्रदेश को हाँकते थे, और कोई एक वो है कुछ सनफ्लावर से मिलता जो सूर्यकांत तिवारी, एक अनवर ढेबर, और ऐसे कई और लोग भी हैं। इन लोगों का सबका नाम आता है कि भूपेश बघेल के समय इतना 1000 करोड़ का ये घोटाला किए, इतना 1000 करोड़ का ये घोटाला किए, इतना पैसा यहाँ गया, उतना पैसा वहाँ गया। थोड़ा अच्छा नहीं लगता है सुनने में। भूपेश बघेल जो हैं वो आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ते थे, ऐसा लगता था कि एक सांप्रदायिकता के खिलाफ एक नारा लगाते हैं वो, ऐसे लगता था। हालांकि छत्तीसगढ़ में लोगों ने देखा है कि माता कौशल्या से लेके राम तक जितना
जितना नाम भूपेश बघेल भजते थे, उसमें उस कीर्तन में रामधुन अखंड रामधुन पंचवर्षीय योजना में बीजेपी भूपेश के मुकाबले कहीं टिक नहीं पाती थी। यानी भूपेश बघेल के उस 5 साल में बीजेपी हिंदुत्व की बी टीम थी छत्तीसगढ़ में। भूपेश ही सब कुछ थे। मुझको याद है कि भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल गुजर गए। बड़े हौसले वाले व्यक्ति थे वो, जो मानते थे, जो उनके नीति सिद्धांत थे उसके लिए वो किसी भी हद तक जाते थे, जेल वेल जाने से डरते नहीं थे। जब भूपेश बघेल जोगी सरकार में मंत्री थे तब भी वो जेल चले गए थे। भूपेश बघेल के मंत्री रहते हुए जेल चले गए थे। वो जेल वेल से डरते नहीं थे। मेरे से उनका बड़ा पुराना बड़ा अच्छा रिश्ता था। मैं तब भूपेश को जानता भी नहीं था। तब नंद कुमार बघेल जी मेरे पिछले अखबार के दफ्तर में आकर मेरे साथ बैठते थे, लेख वगैरह लेके आते थे, हम उनके लेख वगैरह छापते थे। उस समय भी उन्होंने फ्रंट लाइन अखबार का एक रिपोर्टर आया था जम्मू से यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए। उसको नंद कुमार बघेल जी ने कहा था छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व, जो कि उनके बेटे भूपेश बघेल ही झंडा बरदार थे, कहा था कि छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व जो है वो परमाणु हथियार से भी ज़्यादा खतरनाक है। मुझको आपको हर किसी को याद होगा जो राजनीति को देखते हैं कि कुछ एक बस्तर के आदिवासी इलाके में राम वन गमन पथ ऐसा एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी भूपेश बघेल की मुख्यमंत्री रहते हुए। तो नंद कुमार बघेल उसके बोर्ड को, सरकारी बोर्ड को उखाड़ के फेंक रहे हैं और उसकी फ़ोटो अपने फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे हौसलामंद थे। उनका कहना था कि आदिवासियों का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है और भूपेश बघेल ये काम गलत कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ जितने तरह के भ्रष्टाचार के मामले अभी चल रहे हैं, 5 साल उनकी सरकार रही, निर्बाध सरकार रही। वो अकेले कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको छत्तीसगढ़ 5 साल की लीज पे दिया गया था। पहले 2.5 साल की लीज पे दिया गया था, फिर हर हफ्ते 15 दिन की लीज उनकी बढ़ाते जाते थे और ऐसे करके 5 साल पूरा उनकी लीज चली छत्तीसगढ़ की। उस दौरान के जितने तरह के केस, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, भ्रष्टाचार के जितने तरह के केस अदालत में चला रही है, मैं नहीं जानता उसमें सच्चा कितना है, झूठा कितना है, लेकिन वो केस हैं भयानक। अब ये लालू यादव के खिलाफ भी जो नया केस आया है, मुझको नहीं मालूम ये सच्चा है कि नहीं, लालू यादव ने ज़मीन ली है कि नहीं, लेकिन सीबीआई ने राउस कोर्ट दिल्ली में, सीबीआई की विशेष अदालत में ये पेश किया है मामला। उसमें लालू, राबड़ी, तेजस्वी, इन सब का नाम है और कारोबारियों का नाम है। 11 लोग हैं शायद कुल। ये 2017 में इसकी एफआईआर हुई थी, 18 में चार्जशीट दाखिल हुई थी। अभी सारे नाम दिए हैं सीबीआई ने वहाँ पे अदालत में। टाइम लगता है, ये भी रहता है कि कब चुनाव है, क्या है, उसको देखते हुए कब सीबीआई को समय मिलता है, वो एक अलग मामला है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस देश में आज जो 2 पार्टियाँ मिल के लड़ रही हैं बिहार का चुनाव, ये दोनों बड़ी पार्टियाँ कांग्रेस और आरजेडी, लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी। राहुल और तेजस्वी ने जुलूस उलूस भी निकाले थे, वोटर अधिकार यात्रा ऐसा कुछ निकाला था। बड़ी भीड़ भी उसमें रहती थी। तो मैं सोच रहा हूँ भूपेश बघेल को वहाँ का प्रभारी बना के भेजा गया है बिहार चुनाव का। लालू यादव अभी घर पे रहते हैं, पता नहीं चार्जशीट के बाद में उनकी गिरफ्तारी होगी कि वो जमानत पे छूटे हुए हैं, मुझको ठीक से याद नहीं है। 2017-18 का मामला है। मैं केवल एक छोटी सी हैरानी जाहिर करने आया हूँ आपके पास कि छत्तीसगढ़ हो कि बिहार हो, जब तक अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली ताकतें, जिनको सांप्रदायिक कहती हैं, उन ताकतों के खिलाफ लड़ाई में
या थोड़ा ज़्यादा सरल करके कहना हो तो मैं ये कह दूं कि भूपेश और लालू की पार्टियां छत्तीसगढ़ में और बिहार में जिनको सांप्रदायिक मानते हुए उनके खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं, उसमें भ्रष्टाचार इतना बड़ा सामने आ जाता है। इधर छत्तीसगढ़ में भी वही चल रहा है, बिहार में भी वही चल रहा है। चारा घोटाले में कैद में पड़े हुए हैं लालू, अभी जमानत पे छूटे हैं, तबीयत को लेकर बुजुर्ग हैं। सांप्रदायिकता के साथ लड़ाई में धर्मनिरपेक्षता के जो योद्धा रहते हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं उन्हीं पार्टियों के शब्द कह रहा हूँ, ये विशेषण मैंने तय नहीं किए। सांप्रदायिकता के साथ लड़ाई में धर्मनिरपेक्षता के जो योद्धा रहते हैं, वो अनिवार्य रूप से भ्रष्टाचार के घोड़े पे सवार होके क्यों जाते हैं? क्या और कोई जरिया नहीं रहता? क्या बिना भ्रष्टाचार के सांप्रदायिकता से लड़ाई नहीं हो पाती? मेरी थोड़ा सा उत्सुकता है, जिज्ञासा है। मैं एकदम शिष्य भाव से, एक छात्र की उत्सुकता से, जिज्ञासा से मैं स्टूडेंट की तरह सीखते रहता हूँ, समझते रहता हूँ चीज़ों को। आपको समझ आए तो आप बताइएगा इस बात को। मैंने मान लिया इनकी भाषा में, लालू और भूपेश की भाषा में, कांग्रेस की भाषा में मान लिया मैंने कि भाजपा सांप्रदायिक है। चलो भाई, आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन उससे लड़ाई के लिए आपका भ्रष्ट होना जरूरी क्यों हो जाता है? थोड़ा बताएंगे। अभी दिल्ली में जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, जो संगठन है, उसके भी कई लोग, जो राहुल गांधी वाला जो परिवार है, जिसमें 3 लोग, शायद तीनों अभी संसद में है क्या, 2 लोग लोकसभा में, 1 राज्यसभा में, ऐसे ही कुछ है, तीनों लोग संसद में हैं। अभी रॉबर्ट वाड्रा का सुना है मैंने, वो कह रहे थे कि इसके बाद मेरी बारी आएगी। फिर उसके बाद राहुल ने तो शादी नहीं की है, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के जो बच्चे हैं वो भी अभी कुछ साल में 25 साल के हो जाएंगे, तो वो भी संसद में आने के हकदार हो जाएंगे। लालू का तो आप जानते ही हैं कि तकरीबन पूरा परिवार जो है विधानसभा, लोकसभा, मंत्रिमंडल बिहार का, इन्हीं सब में रहा। वो समानता है दोनों पार्टी में, एक तालमेल है। मेरी उत्सुकता है, ज़्यादा मैं नहीं पूछना चाहता, मेरी उत्सुकता ये है कि सांप्रदायिकता से लड़ाई के लिए भ्रष्टाचार जरूरी क्यों होता है? उस घोड़े के बिना शतरंज की बिसात के प्यादे की तरह पैदल चल के नहीं लड़ा जा सकता क्या? भ्रष्टाचार अनिवार्य रूप से क्यों लगता है? आपको अगर याद होगा, थोड़ा सा याद दिला दूं, पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, ऐसे कुछ जगहों पर वामपंथियों का राज रहा, याद है ना आपको? अब वामपंथ पूरा हिंदुस्तान में कमज़ोर हो गया है, सत्ता में कहीं नहीं है, मुख्य विपक्ष भी नहीं है, दूर दूर है जरा, केरल छोड़कर। कभी मुझको ये सुनाई नहीं पड़ा कि सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए वामपंथी मुख्यमंत्री जो हैं वो भ्रष्ट हो गए और भ्रष्टाचार के घोड़े पे सवार होकर वो सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए गए। तो मुझको लगता है ये अनिवार्य नहीं था, कहीं भी अनिवार्य नहीं था, ये ऑप्शनल था। जैसे पीएससी वगैरह में सवाल रहता है ना, ऑप्शनल, ऐसा एक ऑप्शनल था कांग्रेस के और लालू के सामने कि सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए या सांप्रदायिकता से लड़ने के नाम पर कितना भ्रष्ट हुआ जाए, कितना भ्रष्टाचार किया जाए। थोड़ा सोचिएगा इस बारे में, क्यों ऐसा है? आज तो दोनों के दोनों, भूपेश और लालू दोनों बिहार में हैं और भूपेश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही रहेगी कि लालू के बेटे के साथ तालमेल बनाकर अच्छे से चुनाव लड़ें वहाँ पर। मेरी उत्सुकता खत्म नहीं होती है, मैं चीज़ों को सीखने और समझने की कोशिश में लगे रहता हूँ। तो थोड़ा बतलाइएगा आपकी सांप्रदायिकता से लड़ने का नारा जो है वो भ्रष्टाचार के घोड़े पे चढ़ के ही क्यों लगाया जा सकता है? सांप्रदायिकता विरोधी झंडा जो है उसको फहराने के लिए भ्रष्टाचार का घोड़ा क्यों लगता है? थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। वामपंथियों ने बड़ी बड़ी मिसालें इस देश में रखी हैं, बिना भ्रष्ट हुए भी कैसे लड़ा जा सकता है सांप्रदायिकता से।
कैसे धर्मनिरपेक्षता लागू की जा सकती है। पता नहीं, ये लोग तो साथ में भी थे यूपीए 1 में, आउटसाइड सपोर्ट था वामपंथियों का कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली यूपीए 1 सरकार को। पता नहीं कांग्रेस ने वामपंथियों से कुछ सीखा कि नहीं, लेकिन लोग मुझको कहते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार का पहला कार्यकाल इसलिए बेहतर था, स्कैंडल, स्कैम, भ्रष्टाचार इससे मोटे तौर पर मुक्त इसलिए था कि वो सरकार वामपंथियों के आउटसाइड सपोर्ट पर चल रही थी। ऐसा लगता है आपको ऐसा था? मुझको नहीं मालूम है, मैं तो केवल जो लोग कहते हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ मुद्दे को उठाया है तो हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है। अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, क्योंकि सारे दोस्त इसी लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं। बाहर भी हैं देश के तो कभी लौट कर आ सकते हैं यहाँ पर, और उनको पता रहना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों की क्या परिभाषा भारतीय लोकतंत्र में होनी चाहिए, उनको पता रहना चाहिए। सोच के देखिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कैंसर तम्बाकू के पीछे पीछे उसको सूंघते हुए पहुंच जाता है। बहुत ख़राब नौबत रहती है कैंसर के मरीजों की। गले का कैंसर हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। मैं थोड़ा ज़्यादा डराने में यकीन रखता हूँ, कम डरने में हिंदुस्तानियों पे कोई असर होता नहीं। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कैंसर आता ही है तंबाकू के पीछे पीछे। छोड़ दीजिए तंबाकू को, पैसा भी बचेगा, जान भी बचेगी, आपका परिवार भी बर्बाद होने से बचेगा। फिर मिलेंगे।